अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम के फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन का बहाव, इसका क्या मतलब है, और इंफॉर्मेशन के बहाव का पहला तरीक़ाकार कि वायर्स की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचाए जा सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। इंफॉर्मेशन के बहाव का दूसरा तरीका यानी कि खला की मदद से रेडियो वेव्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, ये सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। और ना सिर्फ ये बल्कि मज़ीद दो अहम कंपोनेंट्स फैक्स मशीन और ये भी सीखेंगे कि सेल फोन से आप इंफॉर्मेशन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो चलें इन सब चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूं कि हम चूँकि इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने इंफॉर्मेशन का तो पढ़ लिया कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। फिर हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास 3 मेजर तरीक़ेकार हैं। उसमें से सबसे पहला था कि बज़रिया वायर्स हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और दूसरा हमने ये देखा था कि हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए इसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा सकते हैं बज़रिया खला। अब आज का जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है कि अगर खला के ज़रिए मैंने ट्रांसमिशन करवानी है तो रेडियो वेव्स के इस्तेमाल से मैं किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन या अपने पास हासिल की गई इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे शख्स तक पहुंचा सकता हूं। तो उसके लिए आपने पहले ये देखा है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वायर्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जा सकता है। आपने ये देखा था कि साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है वायर्स की मदद से, लेकिन अगर आपने यही साउंड वेव पहुंचानी है कहीं बहुत दूर किसी ऐसी जगह पे जहां पे साउंड को पहुंचाना मुमकिन बात नहीं है वायर्स के जरिए, उसके लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं, हम सहारा लेते हैं रेडियो वेव्स का। अब किस तरह से ये सारा काम हो रहा होगा कि साउंड सिग्नल्स को बदला जाएगा रेडियो वेव्स की सूरत में, ये रेडियो वेव्स खला में जाएंगी, फिर जब रिसीवर के पास जाएंगी तो ये रेडियो वेव्स दोबारा से किस तरह से साउंड वेव्स में तब्दील हो जाएंगी। इस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन का लफ्ज आपने बार बार अपनी जिंदगी में सुना होगा और बारहा दफा हो सकता है कि आपने माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी किया हो। याद रखिएगा कि माइक्रोफोन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि जब आपने अपने साउंड सिग्नल को बदलना हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, तो याद रखें कि माइक्रोफोन क्या करता है कि वो साउंड सिग्नल को तब्दील कर देता है किस चीज में जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये बिल्कुल उसी तरह से इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा जिस तरह से हमने देखा था कि माउथ पीस हम बोल रहे हैं लेकिन हमारी आवाज को वो बदल देता है इलेक्ट्रिकल करंट में, और इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इस तरह से हमारा माइक्रोफोन भी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलने की काबिलियत रखता है। अब अगर आप इसको बजरिया डायग्राम समझना चाहते हैं तो बजरिया डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि डायग्राम से आपको चीजें मजीद क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक अदद माइक्रोफोन। तो फर्ज करें कि मैं ये जो चीज आपके सामने बना रहा हूं ये आ गई जी हमारे पास, कि ये हमारे पास एक अदद माइक्रोफोन है और ये माइक्रोफोन पैदा कर रहा है एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी को। मजीद आगे चलेंगे तो हमारे पास आगे पड़ा हुआ है एक अदद मॉड्यूलेटर। इस मॉड्यूलेटर का ये काम है कि इस माइक्रोफोन से पैदा होने वाली ऑडियो सिग्नल को ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मजीद जाएंगे आगे ट्रांसमीटर के पास, और ट्रांसमीटर के आगे लगा हुआ है एम्पलीफायर।
अब आप जानते हैं कि एम्पलीफायर का मतलब क्या है। एम्पलीफायर का सिर्फ एक ही काम है कि उसने सिग्नल को बड़ा करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने अपना सिग्नल किसी बहुत दूर दराज इलाके तक पहुंचाना है, तो लाजमी तौर पे हमें उसे एक बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बड़ा सिग्नल भेजना पड़ेगा ताकि सिग्नल आसानी से उस रिसीविंग एंड पे पहुंच जाए। और ये एम्पलीफायर जो है लगा होता है एक अदद एंटीना के साथ। एंटीना कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये एंटीना दो मेटल के रॉड्स पर मुश्तमिल होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस एंटीना तक पहुंचेंगे तो एंटीना वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेशंस की वजह से आप जानते हैं कि वेव्स पैदा होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस एंटीने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की सूरत में निकल जाएंगी। तो चलें अब ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी है इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं ताकि चीज़ों का समझना हमारे लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एक अदद माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन ने पैदा किया है एक अदद ऑडियो फ्रिक्वेंसी का ऑडियो सिग्नल। फिर बात गई है मॉड्यूलेटर पे और मॉड्यूलेटर ने इस ऑडियो सिग्नल को बदला है रेडियो सिग्नल्स के अंदर, तो इसको हम कहेंगे आरएफ। आरएफ का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी। इस मॉड्यूलेटर से आगे यहाँ पे पड़ा हुआ है एक अदद ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ने इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को चेंज किया, पहुंचाया है इस एम्पलीफायर तक। एम्पलीफायर ने इस सारी सिग्नल को क्या किया है, बड़ा कर दिया है और बड़ा करके पहुंचाया है इस जगह मौजूद एंटीना को। तो यहां तक हमने ये देखा कि साउंड जो हमारे लबों से निकला वो माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदला। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे बढ़ते चले गए और एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में निकल गए। ये तो हो गया भेजने वाले का काम, लेकिन जिस शख्स के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी वो किस सूरत में आएगी। तो जैसे जैसे ये आपने चीज़ें बनाई हैं इसको अगर उलट देंगे तो आप समझ लेंगे कि किस तरह से वो रेडियो सिग्नल दोबारा से साउंड सिग्नल में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो ऑडियो सिग्नल्स आपने भेजे हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की सूरत में, वो पहले पड़ेंगे एक अदद रिसीविंग एंटीना पे। फर्ज करें कि ये मेरे पास रिसीविंग एंटीना है। रिसीविंग एंटीना के आगे लगा हुआ है एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, क्योंकि सिग्नल बहुत ही दूर से आया है और दूर आते आते मुमकिन है कि इस सिग्नल में थोड़ी सी कमी हो गई हो, तो सिग्नल को वाज़िया तौर पे सुनने के लिए यहाँ पे एम्पलीफायर नस्ब कर दिया जाता है। एम्पलीफायर से सिग्नल मज़ीद आगे जाएगा डी मॉड्यूलेटर के पास, और डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, सबसे पहले लिख लें कि ये डी मॉड्यूलेटर है। अब मॉड्यूलेटर ने क्या किया था, मॉड्यूलेटर ने ऑडियो सिग्नल को बदल दिया था रेडियो सिग्नल में। अब डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि ये रेडियो सिग्नल जो इसे रिसीव हो रहा है इस एंटीना पे, वो इसको दोबारा बदल देगा ऑडियो सिग्नल में। ऑडियो सिग्नल से आवाज मजीद आगे जाएगी, तो आगे पड़ा हुआ है एक अदद ऑडियो एम्पलीफायर, वो इस आवाज को बड़ा कर देगा। ऑडियो एम्पलीफायर को मैं यहाँ पे ए की सूरत में लिख रहा हूँ ताकि जगह हमारे पास बची रहे और चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। ये ऑडियो एम्पलीफायर मजीद आगे जुड़ा हुआ है एक अदद लाउड स्पीकर के साथ, और लाउड स्पीकर को बनाने के लिए आप कुछ इस तरह की डायग्राम बनाएंगे कि ये जो सिंबल है ये लाउड स्पीकर को जाहिर करेगा। तो चलें क्यों ना अब इसकी भी लेबलिंग कर दें। ये हमारे पास है किस चीज का, रिसीविंग एंटीना है। ये है हमारे पास जी एंटीना। ये हमारे पास आ गया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से आगे गया डी मॉड्यूलेटर, और डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को दोबारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी में तब्दील कर देगा। यहाँ पे एम्पलीफाई होने वाला सिग्नल है रेडियो सिग्नल, और मजीद आगे ये ऑडियो एम्पलीफायर ऑडियो के सिग्नल को बड़ा कर देगा और लाउड स्पीकर पे आप उसकी आवाज सुन सकेंगे। तो ये हमारे पास जो था ये रिसीवर, ये ट्रांसमीटर का था। ये हमारे पास चूंकि मैंने बताया कि ट्रांसमीटर का था, तो ये जो हमारे पास सारी की सारी डायग्राम है ये रिसीवर की है। तो इस तरह से आप दूर दराज के इलाकों तक जो अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं वो बजरिया खला इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सारी चीज की आपको समझ आ गई है। मजीद और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मजीद ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिग्नल्स को एक ही जगह से
दूसरी जगह पे भेजने के लिए। इसके लिए एक और डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है फैक्स मशीन का। ये फैक्स मशीन आपने सुनी तो होगी, लेकिन मुश्किल है कि आपने देखी हो, क्योंकि अक्सर ये पाई जाती है ऑफिसेस के अंदर। लेकिन अब इसका भी रुझान कम हो गया है, क्योंकि जब से प्रिंटर और ईमेल का दौर आया है, वो डॉक्यूमेंट मेल कर दिया जाता है और इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे तो हमने बात किया है कि साउंड सिग्नल को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो वो तो रेडियो वेव्स के जरिए आपने खला में भेज दिया। लेकिन अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, फर्ज करें मैं पाकिस्तान में हूं, मैंने अपने एक दोस्त को जो कि स्कॉटलैंड में बैठा हुआ है, मैंने उसको एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट भेजना है, तो मैं उसको किस तरह से भेजूंगा? अगर मेरे पास भी फैक्स मशीन है और उस दोस्त के पास भी फैक्स मशीन है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट फैक्स मशीन की मदद से भेज सकता हूं। अब समझें कि फैक्स मशीन करती क्या है। फैक्स मशीन के अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को डालेंगे। फर्ज करें कि मैंने भेजना है, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट जो कि मैं भेजना चाहता हूं, उस डॉक्यूमेंट को मैं डालूंगा फैक्स मशीन के अंदर। फैक्स मशीन क्या करेगी? उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी और उसका इमेज अपने अंदर सेव कर लेगी। अब ये इमेज मैंने भेजनी है उस शख्स को। मैं उस शख्स का टेलीफोन नंबर, जिसे फैक्स नंबर कहा जाएगा, वो डायल कर दूंगा। जैसे ही मैंने वो डायल करके एंटर किया, तो वो मैसेज चला गया मेरे उस दोस्त के पास। अब जैसे ही दोस्त को वो मैसेज रिसीव होगा, तो वो सिंपली क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ एंटर का बटन दबाएगा और एंटर का बटन दबाते ही वो इंफॉर्मेशन जो कि उसे भेजी गई थी स्कैन करके, वो दोबारा से स्कैन होगी और उसका इमेज मिल जाएगा एक डॉक्यूमेंट के ऊपर और डॉक्यूमेंट फैक्स मशीन के अंदर से निकल आएगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी फैक्स मशीन की वर्किंग आप स्क्रीन पे भी साथ चलती हुई देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी फैक्स मशीन की वर्किंग है। अब फैक्स मशीन का दूसरा एक बहुत ही मशहूर नाम है टेलीफैक्सिमाइल। ये भी पूछ लिया जाता है टेलीफैक्सिमाइल क्या है। अक्सर बच्चों को याद सिर्फ होता है फैक्स मशीन, उन्हें टेलीफैक्सिमाइल का पता ही नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उसने ये किताब से बाहर सवाल दे दिया है। तो हरगिज नहीं, टेलीफैक्सिमाइल मशीन फैक्स मशीन का ही दूसरा नाम है। तो चलें अब क्यों ना इस टेलीफैक्सिमाइल यानी फैक्स मशीन की थोड़ी सी काम करने का भी लिख लें कि किस तरह से ये काम करती है। हमने ये कहा है कि टेलीफैक्सिमाइल ये जो है फोटोकॉपी मशीन की तरह, फोटोकॉपी मशीन की तरह एक सफ़े का अक्स लेती है और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदल देती है। फिर इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में दूसरी फैक्स मशीन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जब ये पैगाम दूसरी फैक्स मशीन को मिलता है, तो वो इन सिग्नल्स को अपने साथ मुंसलिक प्रिंटर से दोबारा इमेज की सूरत में कागज पर छाप देती है। तो इस तरह से टेलीफैक्सिमाइल यानी कि फैक्स मशीन काम करती है। अब ना सिर्फ
टेलीफैक्सिमाइल मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आते हैं। तो चलें बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। ये तो अब हम देखेंगे कि सेल फ़ोन, जिसे मोबाइल फ़ोन भी आमतौर पे कहा जाता है, उसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो किस तरह से मुमकिन है। तो याद रखिएगा पहली एक अहम बात कि सेल फ़ोन जो है ये दो तरफा रेडियो है। रेडियो में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन सेल फोन को मैं कह रहा हूं कि ये दो तरफा रेडियो है। इसका मतलब है कि आप इससे आवाज सुन भी सकते हैं और आवाज भेज भी सकते हैं। तो इसका मतलब दो तरफा रेडियो का ये मतलब है। तो हम यह कहेंगे कि इसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है, जिसकी मदद से आप साउंड सिग्नल को रेडियो वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अब अगर मैं जो पाकिस्तान में हूं, मैंने फोन करना है अमेरिका में बैठे किसी दोस्त को, तो वो चूंकि अब बहुत ज्यादा दूर है, अब बहुत ज्यादा दूर है, तो मैंने इससे राब्ता करना है, तो वो मोबाइल फोन किस तरह से सिर्फ उसी के फोन पे जाके बेल को रिंग करवाएगा और किसी और शख्स के बेल पे वो रिंग क्यों नहीं होगी। इसको समझे इस तरह से कि आप ये फुटबॉल देख रहे हैं और फुटबॉल पे आपको पैचेस नजर आ रहे हैं सफेद और काले रंग के, और चूंकि फुटबॉल गोल है, जमीन को भी गोल तस्वुर किया जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह इस फुटबॉल पर छोटे छोटे से हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से जमीन के ऊपर भी इस तरह के छोटे छोटे से हिस्से बनाए जाते हैं जिनको सेल कहा जाता है। तो सबसे अहम जुज जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं वो है जी सेल का। सेल क्या करता है, सेल इस पूरी जमीन पर मौजूद जितने भी मोबाइल फोन हैं उनको कनेक्ट करता है। अब सेल जुड़ा होता है बेस स्टेशन से, या इस तरह से कह लें कि एक सेल के अंदर मुख्तलिफ बेस स्टेशन लगे होते हैं। फर्ज करें कि आपके घर के पास जो लगे मोबाइल टावर्स हैं उनको अगर बेस स्टेशन मान लिया जाए तो बात गलत नहीं होगी। अब एक सेल एक खास किस्म का एरिया कवर करता है। फर्ज करें कि पंजाब में 36 अजला हैं, और अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको यह कह दूं कि एक सेल 3 अजला को कवर कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि वो उन 3 अजला में लगे जितने भी मोबाइल टावर्स होंगे वो उन सब को कनेक्ट किए हुए हैं, उन सब को जोड़े रखे हुए हैं। ये सिर्फ मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ आते चले जाएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चीजें मजीद छोटे से छोटे हिस्से तक आती चली जा रही हैं। पहले पूरी जमीन थी, जमीन से बात आई एक सेल पे, एक सेल से बात आ चुकी है पंजाब के 3 अजला के ऊपर। अब इन 3 अजला के ऊपर लगे बेस स्टेशन मुख्तलिफ जगहों पे कनेक्ट होते हैं। अब हर बेस स्टेशन हर हल्के का एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ कनेक्टेड होता है, उससे मरबूत होता है। अब जैसे ही मैं मोबाइल फोन उठाऊंगा, मोबाइल फोन से नंबर मिलाऊंगा, और नंबर मिलाने के बाद जैसे ही मैं यस का बटन दबाऊंगा, एक ग्रीन बटन दबाऊंगा, तो इसका मतलब यह होगा कि मेरे मोबाइल से एक रेडियो सिग्नल निकलेगा जो जाएगा उस बेस स्टेशन के पास। बेस स्टेशन चूंकि जुड़े होते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे, तो वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर ढूंढेगा कि मैं किस शख्स को कॉल करना चाहता हूं। अब उस शख्स को अगर लोकेट कर लिया जाए तो पता चलेगा कि इस शख्स का मोबाइल इस सेल के साथ कनेक्टेड है जो कि इस रीजन में पाया जाता है। अब जैसे ही उस रीजन के सेल की तरफ अप्रोच किया जाएगा तो उस रीजन में लगे सेल से फिर यह पता चलेगा कि वो किस बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। फिर उस बेस स्टेशन से वो रेडियो सिग्नल्स पहुंचेंगे उस शख्स के मोबाइल तक, और उस शख्स के मोबाइल में जैसे ही रेडियो सिग्नल पहुंचेंगे उसे मेरी कॉल मौसूल हो जाएगी, और जैसे ही वो कॉल उठाएगा तो उसे वो रेडियो सिग्नल्स दोबारा ऑडियो सिग्नल्स में तब्दील होके सुनाई देंगे। तो देखा आपने कि कितना ही ज्यादा लेंथी काम है
बहुत ही लंबा काम महसूस हो रहा है, लेकिन ये आपको चुटकियों में होता महसूस दिखाई दे रहा है, चुटकियों में होता दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है, ये रोशनी की स्पीड के बराबर होती है, जो कि है 30 करोड़ मीटर फी सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर ये रेडियो वेव्स 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती हैं। तो इस वजह से आपको ये इतना लंबा काम भी आपको चुटकियों में होता दिखाई देता है। तो चलें, हमने सबसे पहले सेल की बात की, सेल के बाद मैंने बात की है बेस स्टेशन की, और बेस स्टेशन को हम BS के नाम से भी जानते हैं, और बेस स्टेशन जुड़े होते हैं एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, जिसे MSC भी कहा जाता है। तो चलें, अब इस सारे काम को जो मैंने बताया है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा मैं कॉल करूंगा, कॉल जाएगी मेरे बेस स्टेशन पे, बेस स्टेशन जुड़ा हुआ है मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे, मोबाइल स्विचिंग सेंटर देखेगा कि ये किस सेल से कॉल मिलाई जा रही है, मतलब किस इलाके में, किस इलाके से कॉल मिलाई जा रही है, और फिर उस शख्स का सेल देखा जाएगा जिसको कॉल मिला रहा हूं। वो सेल इंस्ट्रक्शन भेजेगा दोबारा से मोबाइल स्विचिंग सेंटर को, मोबाइल स्विचिंग सेंटर देखेगा कि उस शख्स का मोबाइल के जिसको मैं कॉल कर रहा हूं वो किस बेस स्टेशन से कनेक्टेड है। वो बेस स्टेशन दोबारा से उसके मोबाइल फोन पे सिग्नल भेजेगा, रेडियो सिग्नल जैसे ही उसके मोबाइल पे जाएगा उसे मेरी कॉल आती महसूस होगी, कॉल आती दिखाई देगी। जैसे ही वो कॉल उठाएगा तो दोबारा से वो रेडियो सिग्नल तब्दील हो जाएंगे ऑडियो सिग्नल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेल फोन में किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, आपको समझ आ गई है। तो चलें, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में समझाई गई जितनी भी बातें थी आपने अच्छे से उसको ज़हन नशीन भी कर लिया है और किताब पे इसके निशान भी लगा लिए हैं। जी, तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको जदीद दौर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ का भी पता चलता जा रहा है। फैक्स मशीन किस तरह से काम करती है, सेल फ़ोन किस तरह से काम करता है, और किस तरह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और ये किस चीज़ के अंदर हमने पढ़ा, ये पढ़ा कि खला में आप जो रेडियो वेव्स की मदद से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो किस तरह से पहुंचाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में समझाई गई जितनी भी बातें हैं वो आपकी समझ में आ गई हैं। मज़ीद इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।